जय जोहार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है। कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्य वन सेवा एसीएफ रेंजर के लिए हमने एक स्मार्ट कोर्स बनाया है। आप कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल की वेबसाइट पर जाकर कोर्स हेतु जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, कल्प परीक्षा के ऑनलाइन मंच पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अंकित साहू। आज हम भाषा के अंतर्गत हिंदी भाषा कक्षाएं प्रारंभ करेंगे जो आपके एसीएफ, पीएससी मेंस और अदर वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपसे एक अनुरोध है कि जब आप ये वीडियो देखें तो अपने पास एक पेन और एक कागज़ अवश्य रखें। अगर आपको कुछ भी नया तथ्य आपको दिखे तो प्लीज़ उसे नोट करिएगा। तो सिलेबस आप सभी को पता ही होगा कि क्या क्या टॉपिक है आपके एसीएफ में, पीएससी मेंस में। तो अभी हिंदी का वेटेज बहुत बढ़ रहा है, खासकर मेंस में आपके 100 नंबर का है, एसीएफ में 70 नंबर पिछला पूछा था। तो आज हम लोग पहला ही जो टॉपिक है आपका भाषा बोध, उसके अंतर्गत हम वर्ण विचार पर चर्चा करेंगे आज। तो पहला टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग, वर्ण विचार। तो पहला टॉपिक है हमारा वर्ण। पहले समझते हैं कि होता क्या है वर्ण, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए वर्ण होता क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और उस मूल ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। समझ में आ रहा है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और उस मूल ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। देखते हैं होता क्या है। देखिए भाषा, भाषा किससे मिलकर बना होता है? वाक्य से। वाक्य किससे मिलकर बना होता है? उपवाक्य से। उपवाक्य किससे मिलकर बना होता है? पदबंध से। और पदबंध किससे मिलकर बना होता है? पद या शब्द से। और ये बनता है आपके वर्ण। तो भाषा का सबसे छोटा इकाई लेंगे तो कौन सा आएगा? वर्ण। यहां पे देखिए एक आया है ये पद या शब्द। ये आगे आप जब आप समास पढ़ेंगे, संधि पढ़ेंगे तो ये यूज होता है, जब परिभाषा उसके पढ़ेंगे तब आप। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे को कि ये पद और ये शब्द में क्या डिफरेंस होता है, या दोनों सेम होते हैं या दोनों अलग अलग होते हैं। मेरे को बताइए कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि पद और शब्द में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई बोलेंगे तो वर्ण। बाकी कुछ काम का नहीं है आपका, बस जानिए कि वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, वर्ण। देखिए जैसे मैं बोलूं मैं काम, तो अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ये ऐसा बटेगा। तो ये जो आपके स्वर का यूज हुआ है, तो इसे क्या करते हैं हम लोग? तो बोले अभी हम लोग कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है, और उस मूल ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। तो ध्वनि जो होता है वो उसका उच्चारित रूप होता है, और वर्ण जो होता है उसका लिखित रूप होता है। जैसे मैं यहाँ पे आ को लिखा हूं, अ को लिखा हूं, ये लिखित रूप हो गया वर्ण। अगर मैं केवल काम बोलूंगा तो यहाँ पे जो मात्राएं आ रही है, जो जैसे म, मतलब उसमें आ का ध्वनि छुपा हुआ है, तो क्या होगा? तो प्रत्येक जो होता है वो जो ध्वनि होता है वो उच्चारित रूप होता है, और जो आपका वर्ण होता है वो उसका लिखित रूप होता है। क्लियर? ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे परिभाषा हो गया। तो मैं आप लोग को एक अनुरोध करता हूं कि आप लोग परिभाषा में यहाँ पे लिखवाऊंगा नहीं, तो आप लोग परिभाषा को लिखिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में परिभाषा पूछते हैं। जैसे आप व्यापम के एग्जाम हो गए, वहां पे डायरेक्ट परिभाषा से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो प्लीज आप परिभाषा को आप नोट करिए, क्योंकि अगर मेंस भी दोगे आप तो मेंस में भी परिभाषा काम के हैं आपके, और व्यापम और एसीएफ अगर पूछ सकते हैं वहां पे। ठीक है, परिभाषा आ सकता है। तो चलिए पढ़ते हैं वर्ण। तो वर्ण में एक और आता है आपका आगत वर्ण। अब समझते हैं ये आगत वर्ण क्या होता है। देखिए ऐसा वर्ण जो किसी अन्य भाषा से हिंदी में आया हो वो कहलाता है आगत वर्ण। फिर से बोल रहा हूं, ऐसा वर्ण जो किसी अन्य भाषा से हिंदी में आया है वो कहलाता है आपका आगत वर्ण। तो पहचानेंगे कैसे आगत वर्ण क्या होता है? जैसे हम लोग देशज विदेशज पढ़े थे, उसमें पुर्तगाली, फारसी, तुर्की ये सब पढ़े थे। वो सब शब्द थे कि विदेशी भाषा से हिंदी में जो आए हैं उसको बोलते हैं विदेशज। यहाँ पे वर्ण की बात कर रहे हैं हम। आगत वर्ण मतलब अन्य भाषा से जो वर्ण हिंदी में आए हैं उसको बोलते हैं आगत वर्ण। तो याद रखिएगा, जहां पे ये बिंदी दिखे नीचे में, ये सब आगत वर्ण होता है।
तो तरीका है पहचानने का ये इसका कि जहां भी ये बिंदी दिखेगा कोई सब वर्ण के नीचे में, तो समझ जाइएगा कौन सा ये आगत वर्ण है। ठीक है, एक अंग्रेजी के भी होते हैं आगत वर्ण, जैसे जहां पे चंद्रमाकार आता है। ठीक है, तो जो चंद्र बिंदु जो होगा ये सब इंग्लिश के, ठीक है, आगत वर्ण होते हैं। क्लियर? तो समझ में आगत वर्ण क्या होते हैं। चलिए फिर आते हैं हम लोग मेन मुद्दे पे। अब वर्ण होते कितने हैं, तो वर्ण होते हैं 52। ऐसा पढ़े आप लोग स्कूल में। अब इसके अंदर का दो भागे बढ़ता है, ये वर्ण दो भागे बटा हुआ है, एक है स्वर और एक है आपका व्यंजन। ठीक है, तो वर्ण कितने होते हैं 52। परिभाषा या लिख लीजिए आप वर्ण का, ठीक है, काम का है बहुत। 52 होते हैं। अब इस 52 को दो भागों में बांटा गया है, एक स्वर और एक व्यंजन में। ठीक है, तो अब हमको पूरे चैप्टर में आपको बस यही पढ़ना है, स्वर और व्यंजन। तो पहला आते हैं हम लोग स्वर पे कि स्वर क्या है, कैसा है। देखिए, स्वर, पहले आते हैं परिभाषा इसकी, क्या होता है परिभाषा। देखिए, स्वतंत्र ध्वनियों का ऐसा समूह जो स्वयं के उच्चारण से उच्चारित होते हैं स्वर कहलाते हैं। याद रखिए परिभाषा, पिछले बार शायद मेंस में पूछा था इसकी परिभाषा, तो याद रखिएगा, स्वतंत्र ध्वनियों का ऐसा समूह जो स्वयं के उच्चारण से उच्चारित होते हैं स्वर कहलाते हैं। क्लियर? तो स्वर होते कितने हैं, जिसे हम स्कूल में पढ़े थे, याद रख करिए आप। आ, ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, अम और आह। ये हम लोग 13 जो पढ़े थे स्कूल में। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर होगा 11। बहुत सारे बुक में आंसर 10 दिया होता है, इसको मतलब लिखित आ रहा हूं मैं। मेन जो स्वर होता है ये 11 होते हैं, ये नहीं होता है। और कई बुक में इसको नहीं लेते, ऋषि को 10 देते हैं। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है और आंसर 11 लिया, इसलिए यहाँ पे याद रखिए आप 11, कि अगर पूछेगा स्वरों की संख्या कितनी है तो 11। ठीक है, अब ये अम और आहा, इसको बोलते हैं अयोग वाह स्वर। इसको बोलते हैं अयोग वाह स्वर। अब ये होता क्या है अयोग वाह, देखिए, ये ना तो पूर्ण स्वर होता है न ही पूर्ण व्यंजन होता है, ये स्वर के बाद और व्यंजन के पहले लगता है। इसको बोलते हैं अयोग वाह स्वर। अयोग वाह स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अनुस्वार, दूसरा होता है अनुनासिक और एक होता है आपका विसर्ग। मतलब ये तीनों में अयोग वाह स्वर का यूज होता है। जैसे हम आते हैं, देखो यहां पे भी लिख लेते हैं फिर से, अनुस्वार, अनुनासिक और आपका विसर्ग। तो अनुस्वार क्या होगा, जब हम व्यंजन पढ़ेंगे तो उसका पंचमाक्षर जो होता है, पंचम वर्ण जो होता है, वो अनुस्वार कहलाएगा। उसका यूज हम जब व्यंजन पढ़ेंगे तब कराएंगे, वहां पे ये पढ़ाएंगे। अनुनासिक क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, ये चंद्र बिंदु जो होता है और ये खाली बिंदु अम, तो जब किसी वर्ण के उच्चारण में अगर मुंह और नाक दोनों से हवा निकले, वो होता है अनुनासिक। मतलब किसी वर्ण के उच्चारण के समय अगर आप जो हवा निकलती है, बरकर के देखिए, माँ माँ बोल रहा हूं तो मुंह और नाक दोनों से हवा निकल रही है, तो जहां पे मुंह और नाक दोनों से हवा निकले वो होता है अनुनासिक। इसमें एक और मिलता है निर्नुनासिक, शायद ये 2017 आपके एसए में क्वेश्चन पूछा था, देखिएगा। ठीक है, तो एक होता है निर्नुनासिक, होता है जिसमें केवल मुंह से हवा निकलती है, नाक से नहीं निकलता। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक अनुनासिक और एक होता है निर्नुनासिक। तो नासिक मतलब होता है जिस वर्ण के उच्चारण में हवा जो है मुंह और नाक दोनों से निकले, वो होता है अनुनासिक। ठीक है, ये सब होता है यूज। विसर्ग मतलब जो 2 बिंदी होता है लास्ट में, उसको विसर्ग बोलते हैं। अब देखो, विसर्ग का यूज हम ह के रूप में करते हैं। विसर्ग का यूज हम ह के रूप में करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए, अगर मैं बोलूं अतः, तो अतः दिख रहा है यहाँ पे,
कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, स्वर का यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको उच्चारित करेंगे तो अतः मतलब ह आ रहा है लास्ट में, तो वही ये क्या होता है, अयोगवाह न तो पूर्ण स्वर होता है न ही पूर्ण व्यंजन होता है। आगे बताऊंगा जब हम व्यंजन पढ़ेंगे तो अनुस्वार का यूज करूंगा तब बताऊंगा कि यहाँ पे तो आपको लगता है वो स्वर का यूज होता है बिंदी के रूप में, लेकिन जब चेंज होता है तो वो व्यंजन आधा व्यंजन बन जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे आते हैं हम लोग। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए स्वर कितने हमारे पास, 11। तो याद रखिए अब जो टाइप्स पढ़ेंगे हम, वर्गीकरण करेंगे हम लोग जो स्वर का, तो यही 11 आपके पास होगा। अब इसी 11 को अदल बदल के पढ़ना है आपको। नाम याद रखिए 11 का, जितना भी आप स्वर पढ़ेंगे स्वर के अंदर का इससे बाहर होगा ही नहीं, क्योंकि स्वर इतने ही है 11 हमारे पास। तो जितने भी आपके वर्गीकरण करेंगे, जो टाइप्स पूछेंगे, वो बस इसी 11 के अंतर्गत आएगा वो। ठीक है, तो चलिए पहला पढ़ते हैं हम लोग इसमें। पहला है, वर्गीकरण करते हैं इसका। निर्माण के आधार पर, निर्माण के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका मूल स्वर, दूसरा होता है आपका संधि स्वर। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये लिखा है यहां पे निर्माण के आधार पर, तो समझते हैं निर्माण मतलब क्या होता है, बनना। मतलब ऐसा स्वर जिसका निर्माण, जिसके निर्माण में किसी अन्य स्वरों का योगदान ना हो, मूल स्वर कहलाता है। समझ में आ रहा है? तो निर्माण से ही इसकी परिभाषा बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसा स्वर जिसके निर्माण में अन्य स्वरों का योगदान ना हो वो कहलाता है मूल स्वर, और ऐसा स्वर जिसके निर्माण में अन्य स्वरों का योगदान होता है वो कहलाता है आपका संधि स्वर। तो यहां पे देखिए, फिर से यहां पे लिख देता हूं मैं, तो यहां पे देखो ये हमारे पास 11 स्वर है। अब यही 11 इन दोनों में आएगा। तो कौन कौन से इसमें, कौन कौन से स्वर हैं जिसका निर्माण किसी अन्य स्वरों का योगदान से नहीं होता है? तो देखो यहां पे कौन कौन होता है। मैं बार बोल रहा हूं परिभाषा को आप लिखते रहिए, क्योंकि परिभाषा क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट क्या है मूल स्वर, दे रहता है ऑप्शन वहां पे। ठीक है, तो आपके दोनों में काम आएगा, ऑब्जेक्टिव में भी काम आता है और मेंस में काम आएगा। तो अ, ई, उ और री, 4 होते हैं आपके मूल स्वर। याद रखिए सब छोटा वाले, ये अ, ई, उ और री, 4 होते हैं आपके मूल स्वर। अब देखो अगर आपको नहीं पता संधि स्वर क्या होता है, मूल पता है, तो 4 ये होते हैं, कितने हमारे पास 11, तो 7 कहां चले गए यहाँ पे संधि। तो कौन कौन से बच गए हैं? एक बच गया है आ, बड़ा ई, बड़ा उ, ए, कैसे करते हैं, ए, ओ और आओ। ठीक है, ये 7 संधि स्वर है। याद रखो इसमें से ये चारों को बोलते हैं संयुक्त स्वर। ठीक है, तो ये ए, ओ, ए, औ ये कहलाते हैं आपके संयुक्त स्वर। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, दो स्वरों से मिलकर बना होता है, मतलब दो अलग अलग स्वरों से मिलकर बना होता है। सॉरी, ये क्या होता है, ये सेम स्वरों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अ मिलकर बनेगा, करते हैं चलिए, ये मिलकर बनता है दो सेम स्वरों से, तीनों, और ये चारों क्या होता है, दो अलग अलग स्वरों से मिलकर बना था, इसलिए इसको बोलते हैं संयुक्त स्वर। तो याद रखिएगा ए, ओ, औ ये क्या कहलाता है आपका, संयुक्त स्वर कहलाता है। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग, पढ़ते हैं दूसरा टाइप में आते हैं। दूसरा है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर जो स्वर होते हैं वो होते हैं 3 टाइप के। पहला होता है ह्रस्व, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है प्लुत स्वर। याद रखिए
उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो यहां पे देखो, उच्चारण मतलब होता है बोलेंगे, उच्चारित करेंगे, तो याद रखिए जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वो होता है ह्रस्व स्वर। फिर से बोल रहा हूं, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसको बोलते हैं ह्रस्व स्वर। दीर्घ में आते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगता है वो होता है दीर्घ स्वर। और प्लुत में होता है आपका कि जिनमें दीर्घ से भी अधिक समय लगता है, मतलब जिसके उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है वो होता है आपके प्लुत स्वर। तो आते हैं कौन कौन से होते हैं, फिर से बोल रहा हूं, परिभाषा को आप लिखिए, काम का है बहुत। ह्रस्व, फिर वही जो मूल में पढ़े थे हम लोग, अ, ई, उ और री, ये 4 होते हैं आपके ह्रस्व स्वर। बच गया 7, आ, बड़ा ई, बड़ा उ, ए, ओ और औ, ये होते हैं आपके दीर्घ स्वर। अब ये 4 और ये 7, 11, बचा क्या? कुछ नहीं बचा। प्लुत स्वर अलग ही होता है। देखो याद रखिए, जो वहां पे मूल पढ़े थे हम लोग वहां पे ह्रस्व है, वहां पे जो संधि पढ़े थे हम लोग यहाँ पे दीर्घ बन गया है। सेम है दोनों का, बस परिभाषा अलग है, बाकी दोनों का जो वर्ण है दोनों सेम है। ठीक है, तो प्लुत में आते हैं। देखो क्या होता है प्लुत, इसका उपयोग किसी को पुकारने या संवादों में किया जाता है, ग्रंथ में भी यूज होता है इसका। तो प्लुत का यूज कहाँ करते हैं हम लोग? किसी को पुकारने या संवादों में करते हैं, या तो ग्रंथ में भी यूज होता है इसका बहुत। देखिए जैसे हम राम लिखेंगे तो राम, मां बोलेंगे, ओम बोलेंगे। तो एक चीज याद रखिए, जहां पे स का सेंस होता है, ऐसा आपको ए से दिखे, समझ जाना वो प्लुत स्वर है। ठीक है, आप एग्जाम्पल लिख सकते हो इस टाइप के, अगर पूछे आपसे एग्जाम में तो मेंस में, और अगर आपको इस टाइप का दिया होगा समझ जाइए प्लुत स्वर है। तो जहां पे स का सेंस होता है मतलब ए से दिखेगा, यहाँ पे आप देखे भी होगे, काव्य में, ग्रंथ में ये सब का यूज होता है। ठीक है, तो याद रखिए प्लुत स्वर है। फिर से आते हैं हम लोग, पहला पढ़े थे हम लोग, निर्माण के आधार पर 2 होते हैं, एक होता है आपका मूल स्वर, सेकेंड होता है संधि स्वर। उच्चारण के आधार पर 2-3 होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, तो याद रखिए कौन सा वर्ण किस में आता है, बस आपको ही पकड़ना है, परिभाषा को याद रखिएगा बिल्कुल। ठीक है, थर्ड आते हैं हम लोग, तीसरा है जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 3 होते हैं। पहला होता है अग्र, सेकेंड है मध्य और थर्ड है आपका पश्च। अब यहां पे देखो ये होता क्या है, जीभ। तो मान लो आपका जीभ है ये, मतलब जीभ को 3 भागों में बांटा गया है। मतलब वो सामने वाला जो पार्ट है इसको अग्र बोला गया है, बीच वाले को मध्य बोला गया है और पीछे वाले को पश्च बोला गया है। क्लियर? अग्र, मध्य, पश्च। तो आपके पास वही 11, फिर से अगेन यही 11 आपके पास है स्वर। अब इसी 11 को आप अग्र, मध्य, पश्चिम बांटना है। तो उच्चारण खुद से करिए। अगर आप कभी फंस जाए, समझ में ना आए आपको कि अग्र क्या होता है, मध्य क्या होता है, पश्च क्या होता है, तो आप बोल के देखिएगा कि जो जो वर्ण का यूज, मतलब स्वर का यूज आपके आगे वाले हिस्से का होगा तो अग्र आएगा, बीच का होगा तो मध्य आएगा, पीछे का होगा तो पश्च आएगा। तो देखते हैं कौन कौन से होंगे। परिभाषा इसका ये होगा, जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के अग्र हिस्से में होता है उसको बोलते हैं अग्र स्वर। ठीक है, जिन स्वरों का उच्चारण मध्य भाग में होता है जीभ के मध्य, और पीछे हिस्से में होता है जीभ के, वो होता है पश्च। ये इसकी परिभाषा है। ठीक है, तो अग्र में आते हैं। तो अग्र में क्या क्या होगा, देखिए ये होगा आपका ई, ई बोल के देखिए, ए, ए, ई, ए, सामने हिस्सा का यूज हो रहा है, देखिए आप खुद उच्चारण करिए एक बार, ई, ए। ठीक है, अब आते हैं मध्य में। मध्यम केवल एक होता है आ, बोल देखिए आ, बीच का हिस्सा आ रहा है तो ई, ए। यहां पे एक और होता है, इसको भी लिख लो आप, ए री भी आपके अग्र में ही आता है, री बोल के देखिए, री भी सामने आ रहा है। अब ये 5 और ये 6 बच गया, वो पश्चिम में आएगा। तो क्या क्या बच गया है, आ,
आ को बोलिए पीछे ही सजा रहा है, फिर ऊ, बड़ा ऊ, फिर ओ, फिर औ। ठीक है, तो याद रखिए अग्र, मध्य और ये पश्च। तो अग्र कितने हैं आपके 5, मध्य में केवल एक होता है अ, और पश्च में आपके 5 है आ, उ, ओ, औ। क्लियर, समझ में आ जीभ के आधार पर। तो याद रखिए अगर आपको समझ में ना आया, कभी भूल गए, तो खुद से उच्चारित करना वर्णों को, स्वर को। जो अग्र में आएगा तो अग्र, मध्य में आएगा तो मध्य, और पश्चिम में आएगा तो मेन तो आपको याद हो जाएगा। मेन ये दोनों फंसो कहीं पे तो उच्चारण करिएगा एक बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट है इसका मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संवृत, सेकंड होता है असंवृत, थर्ड होता है आपका विवृत, और फोर्थ होता है आपका अर्धविवृत। ठीक है, मुखाकृति, मुखाकृति का मतलब क्या होता है? सेम, मुख की आकृति, मतलब जिन सभी देखते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, ठीक है, वो होता है आपका संवृत। असंवृत मतलब संवृत से ज्यादा समय, मतलब आकृति जो बनता है आपका मुंह, सॉरी कम मुंह खुलता है, सॉरी मैं गलत बोल रहा था। संवृत का मतलब होता है आपका जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह कम खुलता है उसको बोलते हैं संवृत। मुंह की आकृति के आधार पे आ रहे हैं हम लोग, ठीक है, कम मुंह खुलता है। असंवृत मतलब होता है जिन स्वरों के उच्चारण में संवृत से अधिक मुंह खुलता है वो होता है असंवृत। विवृत मतलब होता है जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे ज्यादा मुंह खुलता है, अधिक मुंह खुलता है, वो होता है विवृत। और अर्धविवृत मतलब होता है जिन स्वरों के उच्चारण में असंवृत से ज्यादा और विवृत से कम मुंह खुले, वो होता है आपका अर्धविवृत। फिर से आता हूं, संवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह कम खुलता है, ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, देखो मुख की आकृति मतलब समझिए कि आकृति जो बनता है मुख का वो कम ज्यादा बनेगा, मतलब जितना मुंह खुल रहा है, कम खुल रहा है, ज्यादा खुल रहा है, उसके आधार पे स्वर को बांटा गया है। तो संवृत मतलब होता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह कम खुले, संवृत। असंवृत मतलब होता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह संवृत से ज्यादा खुले, असंवृत होता है। विवृत मतलब होता है जिसमें मुंह ज्यादा ही खुलता है, सबसे ज्यादा इसी में होता है ना, ठीक है। और अर्धविवृत मतलब होता है विवृत से कम और अर्धविवृत से ज्यादा मुंह खुले, वो होता है आपका अर्धविवृत। क्लियर। अब आते हैं कौन कौन से स्वर आएंगे इसमें। तो देखिए इसमें होगा ई, उ, उ। देखिए संवृत कौन कौन से होंगे? छोटा ई, बड़ा ई, उ और बड़ा उ, ये चारों होते हैं संवृत। असंवृत मतलब होते हैं जिसमें ज्यादा मुंह खुलता है, इससे ये होता है आपका ए, बड़ा ए, ओ और औ। विवृत में होता है सबसे ज्यादा मुंह खुलता है आ, बोल के देखिए आ, ज्यादा मुंह खुल रहा है। और अर्धविवृत मतलब विवृत से कम और अर्ध संवृत से ज्यादा, ये होगा केवल आ। अब यहाँ पे री का यूज नहीं होता, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि री कहाँ गया, तो री यहाँ पे नहीं होता यूज, तो याद रखिए बस 10 ही होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ संवृत हो गए, ए, ओ, औ अर्धसंवृत हो गया, विवृत हो गया केवल आ, और अर्धविवृत हो गया केवल आपका आ। क्लियर। ये आपका स्वर यहाँ पे खत्म होता है। तो याद रखिए चारों टाइप्स को याद रखना, वर्गीकरण जो किए थे हम लोग, इसको याद रखिएगा आप लोग स्वर के। फिर से आते हैं, रिवाइज करते हैं शुरू से। पहला पढ़े थे हम लोग निर्माण के आधार पर 2 होते हैं, एक होता है आपका मूल स्वर, एक होता है संधि स्वर, ठीक है। दूसरा पढ़े थे हम लोग उच्चारण के आधार पर 3 होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ठीक है। चौथा पढ़े थे हम लोग जीभ के आधार पर अग्र, पश्च और मध्य। और चौथा पढ़े थे हम लोग मुखाकृति के आधार पर संवृत, असंवृत, विवृत और अर्धविवृत। तो याद रखिएगा परिभाषा और उसके कौन कौन से स्वर यूज करते हैं उसको याद रखिए। आपके पास वही 11 स्वर हैं, अब इसी को अलग अलग तरीके से बांटे हैं। क्लियर, ठीक। तो अब आते हैं हम लोग व्यंजन पे। ये स्वर यहाँ पे खत्म होता है आपका। कहीं भी कुछ दिक्कत होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
कुछ चीज़ें